टॉक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम फिर से पहुंचे हैं मुखर्जी नगर और वहां पर हमने बात की है कुछ एस्पिरेंट्स से। इन एस्पिरेंट्स के जीवन से जुड़ी तमाम बातों को आपके सामने प्रेप टॉक की पूरी टीम की ओर से रखा जा रहा है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नितिन जी बताइए, आप कहाँ से हैं? अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नितिन है एंड मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट के तिजारा तहसील से। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं एंड मेरे को दिल्ली आए करीबन 1 साल हो चुका है। यूपीएससी का सपना कुछ इस तरीके से आया मेरे ख्याल में कि मैं सीकर में, राजस्थान में एक और डिस्ट्रिक्ट है सीकर, जहाँ से मैंने 10th की थी। तो 10th में मुझे हॉस्टल में भेज दिया था पापा ने एंड मैं वहाँ पे +2 तक रहा हूँ एंड +2 तक मैंने वहाँ पे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया है। हाँ, बट वहाँ पे मुझे कुछ फिज़िकल इंजरी हो गई थी मेरे राइट हैंड में, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम लिख नहीं पाया था, जिसकी वजह से मैंने 12th भी ड्रॉप आउट किया अपना एक बार। 12th मेरा 2 बार हुआ है। तो उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, आईआईटी के लिए आप 2 अटैम्प्ट दे सकते हो, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। तो मेरा वो लॉकडाउन का फेज आ गया था फिर बीच में, तो उस वजह से मैं दे नहीं पाया था। तो फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे एक्चुअली पता था यूपीएससी कलेक्टर के बारे में, ये आईएएस आईपीएस, तो ख्याल आया कि क्यों ना यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए, एक चांस खुद को दिया जाए। और फिर काफ़ी एज भी बची हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए। तो पापा से बातचीत की इस बारे में, तो एक ही दिन में हमने फाइनलाइज़ कर लिया था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और इतनी तारीख से करनी है। तो फिर 2021 के जुलाई में मैं यहाँ पे कोचिंग देखने के लिए आया था। कोरोना का फेज चल रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ा मुश्किल हुआ था। फिर पता चला कि कोचिंग ऑफलाइन दिसंबर के आसपास शुरू होने वाली है। तो फाउंडेशन 39 में मेरा एडमिशन हुआ और दिसंबर से मेरी क्लासेस शुरू हुई। मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री रखा अपना, जिसकी क्लासेस भी मैंने जनवरी 2022 से शुरू कर दी थी साथ साथ में, और अभी मैं कंटिन्यूसली सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नितिन, अभी ये बताइए, आपने कहा कि आपने 12th के बाद ये शुरू किया है, ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं और कैसे निर्धारित किया कि ग्रेजुएशन में आप क्या करेंगे? जी। क्योंकि आप पहले साइंस स्ट्रीम से, जी। आपने पहले जेईई और आईआईटी का सपना देखा, फिर अचानक से आपने स्विच किया। तो क्या साइंस के सब्जेक्ट के साथ ही ग्रेजुएशन किया या फिर ह्यूमैनिटीज़ में आप? जी, मैं बताता हूँ। 12th के साथ मेरा वो सीन हो गया था इंजरी वाला, तो उसके बाद बीटेक एक ऑप्शन बचता था और एक साइड बीए बचता था। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ किया बिकॉज़, हाँ, बीए को, क्योंकि एक तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैं चाहता था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ ही कॉलेज में कर लूँ प्राइवेट। तो मेरा कॉलेज अभी प्राइवेट चल रहा है राजस्थान से ही। तो मेरे वहाँ पे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है और ज्योग्राफी है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी के अपने। हाँ जी, हाँ। अभी यूपीएससी की जब बात की जाती है तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, प्री मेंस और फिर डिफिकल्ट होता है। अभी आप क्या समझते हैं इस एग्जाम के बारे में? तो नए दर्शकों को बताइए कि एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है? जी, देखिए, पहली बार जब मैं यूपीएससी करने आया था तो मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना पता था कि एक यूपीएससी नाम का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर 3 चरण होते हैं जिनके थ्रू गुजरना होता है और फिर आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, आईएएस आईपीएस लाइक इस टाइप से आईएफएस। यहाँ के जब मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास से रूबरू हुए, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन हुआ हमें काफ़ी सारी चीज़ों का। जैसे हमें पता चला कि ये एग्ज़ाम जो होता है, इसका सिलेबस ही नहीं वास्ट है, इसका एग्ज़ाम भी काफ़ी लंबे चरणों में होता है। लाइक इसका पहले प्री होता है, प्री निकालने के बाद हमको मेंस में जाना पड़ता है। हाँ, प्री के अंदर आपका ज्योग्राफी आता है। हाँ, 2 चरणों में होता है, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें पेपर 2 में सीसेट भी आता है। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड नहीं रखे हुए, उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है अच्छी खासी। जीएस में आता है आपका, शुरू से चलें तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी और अपना ये हिस्ट्री। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स को आपस में पढ़ते हुए फिर प्री का एग्जाम करते हैं और प्री में जो क्वालिफाई होता है फिर वो मेंस होता है। हाँ जी। क्या प्री और मेंस दोनों की अलग अलग क्लासेस होती है या एक साथ होती है? नहीं, एक्चुअली फाउंडेशन में ये चलता है कि
आपका जो प्री वाला जो कोर्स है उसके साथ साथ आपकी मेंस की क्लासेस भी पैरेलल चलती हैं। कई टीचर्स अपने हिसाब से करते हैं, लाइक वो एक क्लास के अंदर ही प्री और मेंस का करा देते हैं। कई टीचर्स ऐसे करते हैं कि मान लो उनकी 30 क्लासेस हैं तो 15 क्लासेस में वो प्री लेंगे, 15 क्लासेस में वो मेंस लेंगे। तो इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं अपने हिसाब से टीचर्स। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा? देखिए, पसंदीदा सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, इसीलिए मैंने उसको ऑप्शनल रखा है। हाँ। इतिहास के बारे में आमतौर पर ये धारणा रहती है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ। क्या क्यों लिया इतिहास? इतिहास तो बहुत बोरिंग माना जाता है। हाँ, बोरिंग तो देखिए, बोरिंग तो सब लोग मैथ भी कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, बोरिंग है, हम नहीं लेंगे। उसमें भी हम लोग गए थे। तो मेरा क्या है कि शुरू से कुछ नया ट्राई करने का होता है। इससे पहले हिस्ट्री मैंने पढ़ा नहीं था कभी, थोड़ा बहुत नॉलेज था 10th तक जो पढ़ा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ट्राई करते हैं। हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा, घर पे जब लॉकडाउन का फेज चल रहा था उस टाइम पे थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था, तो हिस्ट्री मेरे को पसंद आया काफ़ी। पॉलिटी, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे को हिस्ट्री इनसे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये जो नए एक्सपीरियंस हैं करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों से जब आते हैं तो जब ऐसे गाँवों से आते हैं जो कि भारत के दूर दराज क्षेत्रों में, उनके मन में एक डर रहता है कि बड़े शहर में आ रहे हैं और बहुत पढ़ने वाले होते हैं। क्या आपको भी ऐसे कभी लगा था जब आप आगे दिल्ली में आने के बाद? क्या हाँ, मैं जब पहली बार पहली क्लास में गया था तो मैं काफ़ी सहमा हुआ सा था, क्योंकि मैंने कभी इतनी बड़ी क्लास नहीं देखी थी एक बार में, जिसमें 500 बच्चे एक साथ बैठ के क्लास ले रहे हों। तो मैं काफ़ी सहम सा गया था कि यार ये तो गलत है, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा हमसे। डर लगा काफ़ी, लेकिन जैसे जैसे विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास बढ़ती गई तो खुल से गए हम, ऐसा कंफर्टेबल फील होने लग गया था काफ़ी। हाँ, कि ये भी हमारी तरह है। तो मेरे को लगता है कि जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं, शुरू के एक हफ्ते उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, बाकी समय के साथ अपने आप ढल जाते हैं। मुझे विषयवार तरीके से ये बताइए कि किस विषय के लिए कौन सी किताबें पढ़ते हैं जब वह बच्चा कोचिंग ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात की है, जो कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो पॉलिटी से शुरू करते हैं, और एक विषयवार तरीके से आप मुझे बताइए किस विषय के लिए कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए जैसे सभी लोग बोलते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे अभी जा नहीं रहा हूं। जो दृष्टि की तरफ से मटेरियल मिला है तो उसी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। मार्केट में काफ़ी प्रचलन है बुक्स का, हिस्ट्री के लिए भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी है, बट मैं उन पे काफ़ी फोकस करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को बुक्स का इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज है भी नहीं। हाँ, वो और जो दृष्टि से मटेरियल मिला हुआ है मैं उस पर ही फोकस करता हूँ। करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस एग्जाम के लिए। क्या जानते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और क्या एक नज़रिया होना चाहिए? करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी माना जाता है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करना एक हैबिट होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मैगज़ीन्स मिलती है कोचिंग की तरफ से, जो मंथली मैगज़ीन, वीकली मैगज़ीन्स मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे अच्छा काम करती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम होती है जो इसके पीछे काम करती है, और वो सिर्फ वही मटेरियल निकाल के देती है जो एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है, जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर हैबिट है तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को बोरिंग लगता है तो वो मैगज़ीन्स की तरफ जा सकता है, जैसे मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा बोरिंग लगता है तो मैं मैगज़ीन्स की तरफ जाता हूँ। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि आमतौर पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के मन में एक डर रहता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट लगातार कम है। हालांकि इसी बीच आपके ही राजस्थान से रवि सिहाग जी ऐसे लोग टॉपर बनते हैं तो एक हौसला भी हो सकता है। इस विषय पर क्या कहना चाहिए? रिजल्ट क्यों कम आ रहा है, और क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कुछ भेदभाव हो रहा है, तो क्या? देखिए, भेदभाव से शुरू करते हैं कि ये प्रचलन है, सब लोग कहते भी हैं कि भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है। जैसे जो ट्रांसलेशन का फैक्टर आ जाता है कि जो पेपर एक्चुअल बनता है वो इंग्लिश में बनता है, ट्रांसलेट वो हिंदी में होता है, कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 19-20 का ही अंतर रह गया है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही हो गई है। और अगर रिज़ल्ट के हेर फेर में देखा जाए तो अगर ये मानसिकता आप अपने दिमाग में बैठा लोगे कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट डाउन है तो रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। अगर आप मानसिकता बैठाते हो कि हमारा रिज़ल्ट आ सकता है, तो एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे रवि कुमार सर हो गए, अपने काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने प्री मेंस निकाला है और अभी भी निकाल रहे हैं हिंदी मीडियम से।
तो हौसला होना चाहिए, बस मेरा ये मानना है। मतलब हौसला होगा कि इंडियन मीडियम की रिजल्ट होगी। हाँ आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। इस एग्जाम की जटिल प्रक्रिया को लेकर के आमतौर पे लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि यार होगा कि नहीं होगा। तो जी। ये डर नहीं लगता है, मन में कभी आता है कुछ? मेरे को 1 साल हो गया है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे कभी डर नहीं लगा इस चीज़ का, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। पहला फैक्टर शायद ये हो सकता है कि फैमिली प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर बिल्कुल भी, कि डेली फ़ोन करके पूछना डेली टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। मैं सामने से ही बता देता हूँ कि मेरा इतना कुछ है, मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसी है। तो वो फैक्टर भी है, इस वजह से मेरे पे प्रेशर नहीं है। और डर इसलिए भी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खुद पे थोड़ा बहुत तो है कि यार कर लेंगे, समय के साथ कर लेंगे। और एक उम्र का भी फैक्टर है मेरे पास कि मेरी अभी उम्र बाकी है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो यहाँ पे सीनियर सभी मिलते होंगे, हाँ। बहुत सारे सीनियर्स हैं, बिल्कुल। तो लगता है कि ज्ञान के भंडार हैं, तो कई बार कहते हैं कि क्या पढ़ा है, इसको मत पढ़ो, हाँ, ऐसी चीज़ें। हाँ। तो वो नितिन मुझे बताइए कि कितना उनसे बच के रहना चाहिए, क्या किस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, उनकी जो सजेशन है? देखिए, मैं मानता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है आप सुनो, क्योंकि शायद एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है बी अ लिसनर। तो अगर आप सुनते हो तो जो काम का है वो रख लो। हाँ, बी अ गुड लिसनर। तो जो आपके काम का है वो आप रखो, जो आपको नहीं लग रहा उसको निकाल दो। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। काफ़ी सीनियर्स मिलते हैं, वो सजेशंस देते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। मैं आके नोट कर लेता हूँ आगे के लिए, क्योंकि अगर मैंने ये पूरा मटेरियल पढ़ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा है, पढ़ लूँगा तो तब देखेंगे। बाकी बोलने वाले लोग यहाँ पे बहुत है मार्केट में।